Hello, I Shah Nawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. And in this lecture, I will explain electric potential energy of the system of charges and electric dipole moment. तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, काफ़ी कुछ उससे रिलेटेड पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर सपोज कोई रीजन है, उस रीजन में देयर आर द नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज यहाँ पर आपको दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं, चार्ज Q1 एंड Q2। आप देख सकते हैं चार्ज Q1 एंड Q2। यहाँ पर इन चार्ज Q1 Q2 यहाँ पर दो चार्जेस हमें नज़र आ रहे हैं। देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस, सपोज यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। ये सारे चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, जिस रीजन में ये लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, इस वाइजेड रीजन की, तो ऑब्वियसली ये Q1 Q2 जो होंगे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन करेंगे, और ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो Q1 और Q2 दोनों की वजह से होगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले दो चार्जेस के लिए, देन हम लोग इस चार्जेस को एक्सटेंड करेंगे, n चार्जेस के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बड़ा सिंपल से डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the work required to be done to bring the charges constituting the system to their respective locations from the infinity। वेरी सिंपल डेफिनेशन, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था लगभग वैसी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्जेस is defined as the work required to be done to bring the charges constituting the system of their respective locations फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर हम सपोज किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर रीजन में जब हम यहाँ पर मौजूद जो चार्जेस हैं उन्हें इन्फिनिटी से इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लेकर आएँ, और इनकी इन्फिनिटी से इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लाने में हमें जो वर्क डन होगा वही बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। We first obtain the expression for the electrostatic potential energy of the system of the 2 point charges। हम सबसे पहले 2 point चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गो फॉर द n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। चलिए शुरुआत करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 2 point चार्जेस की। सपोज हमने कंसिडर द 2 point चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइंग एट द पॉइंट्स A एंड B whose locations are vector r1 and r2 respectively as shown in figure। सपोज यहाँ पर दो चार्जेस हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2, और ये दोनों चार्जेस इस पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहे हैं, वाइजेड रीजन में, और इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस जो है वो इनके पोजीशन वेक्टर से डिफाइन की हुई है। सपोज चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। ऑब्वियसली हम यहाँ पर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, तो यहाँ से हम Q1 और Q2 का बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली A और B के बीच का जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसे भी हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। हमारा बेसिक एम है इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, रिमूव द टू चार्जेस टू द पोजिशन सच दैट दे आर एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से Q1 और Q2 को हटा दिया। लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर Q1 और Q2 मौजूद नहीं है, और ये कहाँ पर पहुँच गए, ये है सपोज इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी है, और सपोज इन्फिनिटी पर Q1 और Q2 मौजूद हैं। ठीक है, Q1 Q2 इन्फिनिटी पर चले गए हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, Q1 और Q2 को इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन A एंड B पर लेकर आना है। तो हम सबसे पहले चार्ज Q1 को इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन A तक लेकर आएंगे। ऑब्वियसली चार्ज Q1 को जब हम रिस्पेक्टिव पोजीशन A तक ला रहे हैं, तब इस
पॉइंट ए पर किसी भी दूसरे चार्ज का इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि Q2 भी ऑलरेडी इन्फिनिटी पर पहुंच चुका है, Q2 भी पहले से इन्फिनिटी पर जा चुका है, हम इसे ले आ चुके हैं इन्फिनिटी पर। सो इसलिए यहाँ पर जब हम Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेकर आएंगे तो Q1 किसी भी पर्टिकुलर चार्ज से अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पर किसी तरह का कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि वर्क डन जो होता है वो ड्यू टू द एग्जिस्टिंग चार्जेस के इफेक्ट की वजह से होता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर Q1 को रिस्पेक्टिव पोजीशन ए तक लाने के लिए किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब पॉइंट ए पर लाने के लिए कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 0 फॉर द चार्ज Q1 टू ब्रिंग इट फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द लोकेशन ए। So first of all, bring the charge Q1 from the infinity to its original position A. For this no work is required. It is because when the charge Q1 is moved, no electrostatic force due to any other charge oppose it. Now move the charge Q2 to its original position B. When the charge Q2 is moved, electric field due to charge Q1 lying at the point A opposes it. ठीक है। Now it's a time to move charge Q2 from the infinity to its respective position B. अब देखिए यहाँ पर जब हम चार्ज Q2 को लेकर आएंगे, अब इसके पहले हम चार्ज Q1 को ले जा चुके हैं ऑलरेडी पॉइंट ए पर। अब जब चार्ज Q2 को लाया जाएगा इन्फिनिटी से इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन B पर, तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इस रीजन में एक चार्ज Q1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसे हम पहले लेकर आए थे। ऑब्वियसली अब इस चार्ज का अपोजिशन इस पर्टिकुलर चार्ज Q2 पर होगा, क्योंकि चार्ज Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए यहाँ पर ये चार्ज Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस चार्ज Q2 को अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर अब वर्क डन हमें करना पड़ेगा। सो hence work has to be done. The work done in moving the charge Q2 from the infinity to the point B in the electric field of the charge Q1 is given by. So यहाँ पर जब हम वर्क डन की डेफिनेशन देंगे, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 from the infinity to the point B in the electric field of the charge Q1 is given by, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट द B। ऑब्वियसली हमें पता है जब हम किसी पर्टिकुलर चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के रीजन में लेकर आते हैं तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है ऑब्वियसली वो क्या होता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर चार्ज Q2 के लिए, ठीक है, ड्यू टू द चार्ज Q1। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो वर्क डन होगा W, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 एट द पॉइंट B मल्टीप्लाइड बाय द Q2। सो अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन AB, ठीक है। चार्ज Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर AB। सो इसलिए ये हो जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 अपॉन AB बाय द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द Q2, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q2 का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है। इसके प्रीवियस हमने जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा तब हमने चार्ज Q2 या जिस भी पर्टिकुलर चार्ज को हम ब्रिंग कर लेकर आते थे उसका इफेक्ट हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चार्ज Q2 का भी अपना एक इफेक्ट है, चार्ज Q1 का भी अपना एक इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने Q2 से इसे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। सो ऑब्वियसली अब अगर हम यहाँ पर बात करें चार्ज A और B के बीच की पोजीशंस की, क्योंकि हमें पता है चार्ज Q1 हैविंग द पोजीशन वेक्टर R1 एंड चार्ज Q2 हैविंग द पोजीशन वेक्टर R2। सो ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम A टू B की बात करें, A टू B, तो बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें पता है बहुत अच्छे से, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम देखें, अगर मैं इसका रिजल्टेंट बोल रहा हूँ, इट इज़ सपोज रिजल्टेंट ऑफ R12, ठीक है। सो बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर इजीली इसे लिख सकते हैं, क्या होगा, इट इज़ बेसिकली R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, ठीक है। R1 प्लस R12 इक्वल्स टू R2, R1 प्लस R12 बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इट इज़ बिकम R2। सो फाइनली हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं R2 R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसे मैं R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी मॉड वैल्यू कंसिडर करनी है, इसलिए इट माइट बी R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2, दैट्स बोथ आर सेम बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द मॉड वैल्यू।
सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है R2 माइनस R1। अगर मैं यहाँ पर मॉड वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, सो मे आई राइट इट हेयर R1 minus R2, both are same because in the mod there is a no direction consideration. So यहाँ पर हमने लिखा AB is equal to mod of R1 minus R2. So finally we can write here 1 over 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon mod of R1 vector R1 minus vector R2. The work done in bringing the two charges to their respective position is stored as a potential energy of the configuration of the two charges. ऑब्वियसली जब हम दो चार्जेस को लेकर आए यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो इस रीजन में इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। बेसिकली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अगर दो चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उनका जो इफेक्ट होगा वो बेसिकली उस पर्टिकुलर रीजन की पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं द वर्क डन in bringing the two charges to their respective positions is stored as a potential energy of the configuration of the two charges. So it will become U. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे U से, so it will become what work done हमने कैलकुलेट किया 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 mod of over mod of vector R1 minus vector R2. This whole work done will be stored in the form of the potential energy, electrostatic potential energy in that particular region. So we can write it U is equals to, U is basically defining the electrostatic potential energy, equals to 1 over 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 over mod of the vector R1 minus vector R2. Obviously if the distance mod of R1 minus R2 is denoted as R12, अगर हम सपोज इस मॉड ऑफ R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये क्या होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पर हमने मॉड लगा दिया है। सो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये एक डिस्टेंस को डिफाइन कर रही है बिटवीन ए एंड बी। R1 माइनस R2 क्या डिफाइन कर रहा है, डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है ए माइनस बी। ठीक है, हम देख सकते हैं ए टू बी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो फाइनली अगर हम मॉड ऑफ R1 माइनस वेक्टर R2 R12 से डिफाइन कर रहे हैं, सो वी कैन राइट मॉड ऑफ R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 को हम R12 से डिफाइन कर रहे हैं। सो द इक्वेशंस 4.34 दिस वन and 4.35 this one gives the electric potential energy of the system of the 2 point charges. हम obviously ये जो इक्वेशन है ये क्या डिफाइन कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। अगर दो ऐसा पर्टिकुलर रीजन जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उस पर्टिकुलर रीजन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 U इज इक्वल्स टू 1 over 4 pi epsilon 0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 ओवर R12। सो अब इसी तरह से हम फॉर द सिस्टम ऑफ द n पॉइंट चार्जेस के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम में n चार्जेस को कंसिडर करना है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। अब देखिए प्रोसेस पूरी वही की वही होगी। क्या होगी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर सपोज n चार्जेस है Q1 Q2 ऐसे Q3 Q4 Q5। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर ठीक है, सो ये Q5 लिखा हुआ है। सो ऐसे सपोज Qn चार्जेस हो सकते हैं, यहाँ पर Qn प्रोसेस वही होगी। सबसे पहले हम इन सारे चार्जेस को यहाँ से हटाकर कहाँ लेकर जाएंगे, इन्फिनिटी पर लेकर जाएंगे, फिर 1 बाय 1 एक एक चार्ज को लेकर आएंगे और उसकी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और फिर से उन सभी का एडिशन जो होगा वो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी हम सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पर लेकर चले गए, सपोज सारे चार्जेस चले गए Q1 Q2 एंड Qn, ये सारे चार्जेस कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पर चले गए। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब पहला चार्ज लेकर आएंगे हम, व्हेन वी विल ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज जो होगा सपोज Q1 उसे पॉइंट ए पर लेकर आए। सो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब हम Q2 को लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब Q2 को लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमें फिर वर्क डन करना पड़ेगा।
और वर्क डन जो होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने जो कैलकुलेशन अभी किया है, ठीक है, उसी तरह से होगा। सो फिर तीसरा पॉइंट चार्ज जब लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली उस तीसरे पॉइंट चार्ज को एग्जिस्टिंग Q1 और Q2 दोनों अफेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग Q1 एंड Q2 बोथ विल अफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही फिर जब फोर्थ चार्ज लेकर आएंगे तब एग्जिस्टिंग Q1 Q2 Q3 ऑल थ्री विल अफेक्ट। सो इसी कैलकुलेशंस को अगर हम देखें तो फाइनली हमें जो, अगर हम एक यूनिवर्सल फार्मूला यहाँ पर बनाना चाहें तो हम देख सकते हैं वेरी इजीली कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो इक्वेशन लिखी थी u इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन R12। इसी तरह से अगर हम n पॉइंट चार्जेस की बात करें, सो द एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 पॉइंट चार्जेस कैन बी इजीली जनरलाइज, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस की अगर हम बात करें, सपोज Q1 Q2 Q3 Qn presented at the location R1 R2 R3 Rn respectively is given by, suppose u is equals to half 1/4πε0। 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर करेंगे हम, सपोज Q1 Q2 को हम जनरलाइज फॉर्म में अब Qi Qj लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है, और यहाँ पर ऑब्वियसली हर एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर इफेक्ट होगा एक्सेप्ट टू द उसका खुद का अपने आप पर, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम फार्मूला लिखेंगे जनरलाइज समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n Qi Qj अपॉन Ri माइनस वेक्टर Ri माइनस वेक्टर Rj। सो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि सपोज आपने j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक आप चल रहे हैं, i की वैल्यू आपने 1 कर रखी है अभी फिक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा Q i, और देखिए j इज़ नॉट इक्वल टू i, तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कभी भी कि j इज़ इक्वल टू i। सो फाइनली इन पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम थोड़ा सा एक्सपांड करें तो जिसे अब जब देखेंगे तो फाइनली आपको जो फार्मूला मिलेगा यहाँ पर, इसे जब एक्सपांड करेंगे सो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू n एंड समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n Qi Qj ओवर मॉड ऑफ द वेक्टर Ri माइनस वेक्टर Rj। अगर हम, क्योंकि j इज़ नॉट इक्वल, अगर सपोज पहली कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर i को फिक्स कर रखा है 1 पर, तब j की वैल्यू 1 तो नहीं होगी क्योंकि j इज़ नॉट इक्वल टू i। j की वैल्यू 2 से अगर हम शुरू करेंगे तो पहला जो मिलेगा हमें Q2 Q1, फिर दूसरा मिलेगा Q2 Q3 Q1, ठीक है। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन इसके मिलते जाएंगे और उनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एक दूसरे से मिलती जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे तो लगभग सारे चार्ज का एक दूसरे के साथ में इफेक्ट हमें नज़र आएगा, क्योंकि पहले हमने i इज़ इक्वल टू 1 को फिक्स कर रखा है, फिर j इज़ इक्वल टू 1 टू n हम वेरी करेंगे, फिर i इज़ इक्वल टू को 2 पर सेट करेंगे, फिर अगेन j इज़ इक्वल टू 1 टू n वेरी करेंगे, फिर i इज़ इक्वल टू 3 पर सेट करेंगे, फिर j इज़ इक्वल टू 1 टू n पूरा एक्सपांड करेंगे। तो फाइनली हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो काफ़ी लंबा होगा। फाइनली हम यहाँ पर अभी उसे नहीं लिख रहे हैं, तो हमने एक जनरलाइज फार्मूले के फॉर्म में उसे यहाँ पर लिख दिया है। अब इसी तरह से जो मॉड ऑफ वेक्टर Ri माइनस वेक्टर Rj जो होगा वो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी, एक स्केलर वैल्यू होगी, तो इसे हम सिंपल Rij से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर u इज इक्वल्स टू हाफ 1/4πε0 समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n Qi Qj अपॉन Rij। तो ये हो गया बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 चार्जेस प्लस q माइनस q प्लस q एंड माइनस q प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स a b c एंड d ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड r, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर है, इसकी हर साइड की डिस्टेंस कितनी है, सपोज r, और यहाँ पर जो 4 कॉर्नर्स हैं a b c एंड d, ठीक है, इस 4 कॉर्नर्स पे जो चार्जेस प्लेस्ड हैं प्लस q माइनस q प्लस q एंड माइनस q, ये 4 चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं। हमसे क्या कहा, हमसे ये कहा है
कि हमें फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता करना है, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला अभी हमने जस्ट देखा, हमने इन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए देखा, वैसे ही यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, टोटल 4 चार्जेस हैं। तो अभी जस्ट हमने फार्मूला देखा, वो था 1/4πε0, ठीक है, क्यू वाई माइनस क्यू जे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 4 के लिए आप इतना बड़ा फार्मूला नहीं भी लगाएं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यू हमने फार्मूला लिखा है, यू इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय सबसे पहले क्यू ए का क्यू बी से, देन क्यू ए का क्यू बी से, क्यू ए का क्यू सी से, क्यू ए का क्यू डी से, ठीक है, एंड सेन क्यू बी का क्यू सी से, क्यू बी का क्यू डी से, देन क्यू डी का क्यू ए से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा क्यू ए का क्यू बी से, क्यू ए क्यू बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, ऑब्वियसली क्यू ए की वैल्यू है यहाँ पर प्लस क्यू बी की वैल्यू है माइनस क्यू, दोनों का स्क्वायर होगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, पहले टर्म के लिए हमने लिख दिया। देन क्यू ए का क्यू सी से क्या होगा, प्लस क्यू क्यू स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है आर, और यहाँ से यहाँ तक आर, अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली कितना होगा, 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू आर। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू ए क्यू सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू आर। देन अब डी की बारी आई तो क्यू ए क्यू डी, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्यू ए क्यू डी डिवाइडेड बाय ए डी, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। इसी तरह से ए के लिए तीनों पॉइंट चार्जेस हो गए। नाउ बी के लिए, अब बी के लिए हम अगर देखें तो बी के लिए बी इंटू ए, ठीक है, वही होगा जो ए इंटू बी होगा, इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बी का सी से कैलकुलेशन करेंगे। ये सी जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, तो बी क्यू सी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो माइनस क्यू स्क्वायर बाय आर, माइनस क्यू स्क्वायर बाय आर होगा, क्योंकि माइनस क्यू स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। ठीक है, इसी तरह से अब बी का डी से देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस भी रूट टू आर होगा, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया। तो क्यू बी क्यू डी इक्वल्स टू माइनस क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू आर। एंड अब बी का सी और डी दोनों से देख लिया, नाउ इट्स टाइम टू कम सी का डी से देखेंगे हम, क्योंकि सी का बी से वही होगा जो बी का सी से था, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। सो अब हम सी का डी से देखेंगे, और सी का ए से भी वही होगा जो अभी हमने देखा था, ए का सी से वही होगा एग्जैक्टली। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट ओनली सी और डी, तो ये हो जाएगा क्यू सी क्यू डी, ऑब्वियसली सी है प्लस क्यू, डी है माइनस क्यू, तो ऑब्वियसली माइनस क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो फाइनली इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन करके ये फार्मूला बना लिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो फाइनली हमें जो मिलेगा 1/4πε0 टाइम्स क्यू स्क्वायर इन ब्रैकेट रूट टू-4 अपॉन आर। ये बेसिकली हमें फार्मूला यहाँ पर मिलेगा, या ये आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, या ये दिस इज द total electrostatic potential energy for the system of the charges where the 4 charges are placed at the corners of the square of the side R। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस तो देख लिया, अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ठीक है, हमें उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की अगर हम बात करें, सपोज हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कोई डाइपोल प्लेस्ड है। ठीक है, डाइपोल हम सभी ने पढ़ा है, बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस इसके दो कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा होता है इस वक्त,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, ठीक है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इसके दो जो चार्जेस होंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके दोनों एंड्स पर। सो सपोज दैट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल P हैविंग द डाइपोल मोमेंट P, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P क्या होगा, ये होगा बेसिकली ट्वाइस QA, 2QA, ठीक है। यहाँ पर 2A क्या है, 2A इज अ डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो suppose that suppose that an electric dipole having the dipole moment P is placed along the direction making an angle theta with the direction of the external uniform electric field। हम देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल क्रिएट किया हुआ है थीटा का। सो देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय, अगर हम टॉर्क की बात करें तो हमने पहले भी कैलकुलेशन किया हुआ है इसका, ये दिया जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय tau is equal to Pe sin theta. So obviously if the dipole is rotated through an infinitesimally small angle d theta against the torque acting on it, then small work has to be done। अगर यहाँ पर ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इस पर कोई टॉर्क क्रिएट हो रहा था टाउ, अब हमें सपोज इससे थोड़ा सा शिफ्ट करना है, इसे थोड़ा सा और रोटेट करना है बिल्कुल छोटे से एंगल डी थीटा के लिए, और ऑब्वियसली इस टॉर्क के अगेंस्ट करना है, तो हमें वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन करना जो होगा हमें वो होगा स्मॉल वर्क डन। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में फोर्स किससे डिफाइन हो रहा है, टॉर्क से, और हमें जितना शिफ्टिंग करनी है इसे, या जितना इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करना है इसे, सपोज मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट इसे इस तरह से रोटेट करना है, ठीक है, डी थीटा एंगल से, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ये डिफाइन करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और एंगुलर फोर्स या फिर सिंपल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, सॉरी टॉर्क की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये फोर्स को डिफाइन करेगा टाउ। सो स्मॉल वर्क डन जो होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाउ इंटू डी थीटा। सो टाउ की वैल्यू पी साइन थीटा हमने यहाँ पर लिखी है, डी थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से अगर स्मॉल वर्क डन हमें करना पड़ रहा है फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए, तो अगर हमें सपोज इसे एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करना है थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, सो ऑब्वियसली हमें इस थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा वर्क क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन। सो देयर फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा 1 विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द थीटा 2, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फॉर द वेरिएशन थीटा 1 से थीटा 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है बेसिकली पी इज़ अ कांस्टेंट, और साइन थीटा डी थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। हमने लिमिट्स को पुट अप कर दिया थीटा 1 से थीटा 2। व्हेन वी विल सॉल्व इट, पी ई कांस्टेंट है, कॉस थीटा 2 हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस प्लस कॉस थीटा 1, और फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही वर्क डन जो होगा, ठीक है, सपोज इसे हमने टॉर्क के अगेंस्ट में थोड़ा सा रोटेट किया, और रोटेट किया एक पर्टिकुलर थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ, ठीक है। सो ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन इस पर्टिकुलर डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the dipole in the form of its potential energy। Therefore when an electric dipole is rotated inside the electric field, potential energy stored in the electric dipole is given by, ये जो फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, U is equals to इस ये वर्क डन क्या हो जाएगा, बेसिकली वर्क डन विल डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U, so it will become U is equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2। सो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैविंग द डाइपोल मोमेंट P। अब लेट अस अज्यूम दैट द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज देन ब्रॉड टू द ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। सपोज अभी हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है पूरी तरह से। सपोज कुछ इस तरह से कि डायोड अभी परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ठीक है। और हमें इसे अब रोटेट करना है थोड़ा सा इस तरह से, इस पर्टिकुलर
इतना रोटेट करना है कि ये इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक एंगल क्रिएट करे थीटा, मतलब इसे हमें सपोज रोटेट करना है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि ये एंगल क्रिएट करे थीटा, ठीक है। अभी सपोज इसका जो एंगल है वो है 90 डिग्री, मतलब इनिशियली यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू हो गई हमारे पास 90 डिग्री, और हमें थीटा टू एंगल थीटा पर इसे रोटेट करना है। सो let us assume that the dipole is initially oriented perpendicular to the electric field and is then brought to the orientation making an angle theta with the field direction. Then potential energy of the dipole when it makes angle theta with the direction of the electric field can be obtained from the equation setting theta 1 equal to 90 degree and theta 2 equal to theta. Therefore यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा वन की वैल्यू 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, थीटा टू क्या हो जाएगा थीटा, सो फाइनली cos 90 होता है 0, हमें पता है, सो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। सो फाइनली ये देखेंगे अगर हम यहाँ पर बहुत इजीली, तो ये जो इक्वेशन है P और E, P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो फाइनली पी कॉस थीटा यहाँ पर इसके स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यू इज इक्वल टू माइनस पी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ द वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। So basically this will define the electrostatic potential energy of the dipole placed in the uniform electric field initially perpendicular to the direction of the electric field. सो एन इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड, देखिए क्या पूछा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा डिग्री टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम। if it experiences the torque of the 10 raised to the power root 3 newton meter, then calculate the magnitude of the charge of the dipole and potential energy of the dipole. so देखिए यहाँ पर हमें टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है पी ई साइन थीटा। सो यहाँ से हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है चार्ज की वैल्यू, हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर इजीली सबसे पहले पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू होता है 2qa। सो यहाँ से हम सबसे पहले पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो हमें टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, ये हो जाएगा टॉर्क ओवर ई साइन थीटा। सो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुटअप किया, टॉर्क की वैल्यू को 10√3, ई की वैल्यू को पुट किया 10 raised to the power 5 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है यहाँ पर। व्हेन वी विल सॉल्व इट, हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -4 कूलम मीटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें Q चार्ज, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू होता है 2qa, सो यहाँ से हम Q चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। सो P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -4 एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर लेंथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, सो 2 इंटू 10 raised to the power -2, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ मीटर में कंसीडर कर रहे हैं और हमें लेंथ दी है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 2 इंटू 10 raised to the power -2। व्हेन वी विल सॉल्व इट, हमें मिलेगा जो चार्ज की वैल्यू √3 इंटू 10 raised to the power -2 कूलम। सो ये हमारे पास Q की वैल्यू भी आ चुकी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल जो होगी वो होगी पी ई कॉस थीटा। पी ई कॉस थीटा हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। सो फाइनली पी ई कॉस थीटा जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2√3 10 raised to the power -4 इंटू 10 raised to the power -5। पी की वैल्यू लिखी हमने, क्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पर 10 cos 30 डिग्री। फाइनली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगी, वो है -30 जूल। सो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। श्योरली यू विल learn a lot with this lecture. Thank you.